वॉइस आ रही ना अभी? ठीक, एक बार बता तो सकते हैं? गुड इवनिंग निकिता, वॉइस आ रही है मेरी? चलिए ओके। चलिए शुरू करते हैं, अब इससे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, तो मैंने आपको जो जो पढ़ाया है आगे चलते हैं। बायोमोलिक्यूल पढ़ा चुका था, कार्बोहाइड्रेट पढ़ा रहा था, तो कार्बोहाइड्रेट में ही वापस शुरू करते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में मैंने आपको समझाया कि जनरली जो कार्बोहाइड्रेट है वो प्लांट से मिलते हैं और बहुत ही लार्ज ग्रुप होते हैं। नेचुरल मिलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे केन शुगर, ग्लूकोज, स्टार्च। जो कार्बोहाइड्रेट है इसका मतलब है हाइड्रेट ऑफ कार्बन, and most of them have a general formula, that is CxH2O whole y। अब जो CxH2O whole y है, अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, तो जैसे मैं बात कर रहा था C6H12O6, आप जानते हो C6H12O6 किसका फॉर्मूला है? ये ग्लूकोज का फॉर्मूला भी है और फ्रक्टोज का भी फॉर्मूला है, ये दोनों का फॉर्मूला है। ठीक है, अब अगर हम बात करें किसकी इसमें तो होल ब्रैकेट में H2O का क्या होना चाहिए? होल 6 होना चाहिए। मतलब यहाँ पर भी और यहाँ पर भी नंबर ऑफ एक्स एंड नंबर ऑफ वाई शुड बी सेम, तभी जाकर के ये फॉर्मूला बनेगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, देखो लिखा भी है आगे, आगे मैं समझा देता हूँ उस चीज को। हाँ आ जाओ बेटे। चलो कोई बात नहीं, यहाँ लिखा है मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज का होता है ये, जो कि फिट होता है जनरल फार्मूला C6H2O whole y, but all other compound which fit into this formula may not be classified as a carbohydrate। जैसे मान लो CH3COOH है, कितने कार्बन हुए इसके अंदर? इसके अंदर आपके 2 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं। अगर इसको मैं C2H2O लिखूं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि दो का डबल हो जाएगा 4 और O का डबल हो जाएगा 2, तो ये भी फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है जो कि ये फिट हो रहा है फॉर्मूले में। इसी तरह से एक रेमनोज होता है C6H12O5, ये इस फॉर्मूले में फिट नहीं होता है, लेकिन ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट है। अगर आप इसको इसी फॉर्मूले में मतलब C6H2O होल 6 में करना चाहोगे तो होल 6 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ऑक्सीजन कम है, इसकी वजह से ये फॉर्मूले में फिट नहीं है, लेकिन फिर भी कार्बोहाइड्रेट है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है? कह रहा है कार्बोहाइड्रेट मे बी डिफाइंड एज ऑप्टिकल एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन। मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी हो सकते हैं और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन भी हो सकते हैं, या फिर और द कंपाउंड विच प्रोड्यूस सच यूनिट्स ऑन हाइड्रोलाइसिस, या वो सारे जो हाइड्रोलाइसिस के बाद क्या बनाए? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन बना के दे। जैसे मान लो सुक्रोज और लैक्टोज है। लैक्टोज कहाँ होता है? मिल्क में प्रेजेंट होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपसे एमपी बोर्ड में। ठीक है, प्रेजेंट इन मिल्क। वहीं अगर सुक्रोज की बात करें तो कह रहा है जनरली जब भी हम इनको क्या करते हैं, हाइड्रोलाइज कराते हैं सुक्रोज को, तो ये बना लेते हैं क्या? फर्दर जो आपके मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स होते हैं। जैसे लिखा है कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो कॉल्ड सैकेराइड्स। सैकेराइड्स मतलब ग्रीक वर्ड सैकरन, जिसका मतलब होता है सुगर। तो जो सैकेराइड्स होंगे वो सुगर होंगे, ठीक है, और जो नॉन सैकेराइड्स होंगे वो नॉन सुगर होंगे। तो सैकेराइड्स मतलब सुगर, इस तरह से कंसीडर करना है। अगर हम क्लासिफिकेशन में आए कार्बोहाइड्रेट की, तो हाइड्रोलाइसिस के बिहाफ पर इन्हें मोनोसैकेराइड्स, ऑलिगोसैकेराइड्स और आगे चल के क्या कहते हैं? पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। तो आओ समझते हैं मोनोसैकेराइड्स क्या। तो कह रहा है कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर टू गिव सिंपलर यूनिट। मतलब ये सबसे ज्यादा सिंपल यूनिट है, इनसे ज्यादा सिंपल आप नहीं बना सकते। जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज एक्सेट्रा, इनके पास क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी, या तो एल्डिहाइड होंगे ये, या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होंगे, तो इन्हें कहेंगे मोनोसैकेराइड्स। कहने का मतलब है मोनो का मतलब क्या? वन, जिनके पास क्या हो? एक ही तरह का हो। मतलब आप ग्लूकोज को फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, वो एक ही है, उससे नीचे नहीं जा सकते।
लेकिन ऑलिगोसैकेराइड्स की बात करें तो ऑलिगोसैकेराइड्स वो होते हैं जो 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड्स यूनिट बना सकते हैं। जैसे मान लो आपने क्या किया, सैकेराइड्स लिए, भाई साहब अच्छा प्रॉब्लम है आज, सैकेराइड लिया और इसको H2O से हाइड्रोलाइज किया, तो ये सैकेराइड किस में बदल जाएंगे, ये 2 से लेकर के 10 मॉलिक्यूल किसके बनाएंगे, मोनोसैकेराइड्स की। इतना गंदा प्रेजेंटेशन, मान लो मूड ही खराब हो रहा है। चलिए, दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज डाइसैकेराइड्स और ट्राइसैकेराइड्स। ये ट्राइसैकेराइड लिखा है, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड और टेट्रासैकेराइड्स, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड। मतलब डिपेंड करेगा ना कितने यूनिट आए, 2 यूनिट आए, 3 यूनिट आए, 10 यूनिट आए, कैसे आए उसके हिसाब से। कह रहा है द मोनोसैकेराइड्स यूनिट ऑब्टेन्ड ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाइसैकेराइड मे बी सेम और डिफरेंट। अब ये जरूरी नहीं है कि सेम ही हो, वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे अगर हम सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज का एक मॉलिक्यूल क्या बनाता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बनाता है, जबकि माल्टोज क्या करता है, 2 मॉलिक्यूल बनाता है सिर्फ ग्लूकोज के। तो इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपने सुक्रोज लिया है और उसकी हाइड्रोलाइसिस कराई है तो आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने माल्टोज लिया है, हाइड्रोलाइसिस कराई है, तो क्या बनेगा, 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज बनेगा। अब मेरा क्वेश्चन ये होगा कि जो माल्टोज है वो उसकी हाइड्रोलाइसिस के लिए कौन सा एंजाइम लेते हैं आप, बताइए। ये चीज बताइए कि जो माल्टोज है, माल्टोज की हाइड्रोलाइसिस करने पर 2 मोल जो ग्लूकोज के बन रहे हैं, ये किसकी वजह से बन रहे हैं, बिल्कुल माल्टेज। अभी मैंने बताया था क्लास में, मैं बस चेक कर रहा था कि आप लोगों ने सुना कि नहीं सुना। ठीक है, आइए चलते हैं। यहां पर है पॉलीसैकेराइड। अब पॉलीसैकेराइड क्या है, कह रहा है कार्बोहाइड्रेट्स विच यील्ड अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स। मतलब अब वो 2 से 10 नहीं है, अब बहुत सारे यूनिट्स आने वाले हैं हाइड्रोलाइसिस करने के बाद, तो इन्हें हम कहते हैं पॉलीसैकेराइड। जैसे कि स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, गम्स एटसेट्रा। पॉलीसैकेराइड्स आर नॉट स्वीट इन टेस्ट। अच्छा, अगर स्वीट इन टेस्ट नहीं है तो इन्हें क्या कहेंगे, नॉन शुगर कहेंगे। तो कई बार आ जाता है कि जो शुगर और नॉन शुगर क्या होती हैं, शुगर क्या होती है और नॉन शुगर क्या होती है, तो आपको बताना पड़ेगा। शुगर जो होती है वो स्वीट होती हैं, नॉन शुगर क्या होती हैं, नॉट इन स्वीट टेस्ट, मतलब नॉट स्वीट इन टेस्ट, ऐसा कह सकते हैं, नॉट स्वीट इन टेस्ट। जो टेस्ट होगा वो स्वीट नहीं होगा। ये तो सिंपल वाली बात हो गई ना कि अगर शुगर है तो मीठी ही होगी और नॉन शुगर है तो वो मीठी नहीं होगी। तो वो लिख भी दिया उसने कि आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, जो टेस्ट में स्वीट नहीं होते उन्हें उन्हें हम नॉन शुगर कहते हैं। ठीक है, एक और कहानी इस वाले पॉइंट से भी बहुत क्वेश्चन पूछता है, इस वाले पॉइंट को भी इंपॉर्टेंट मान के पढ़ते हैं। कह रहा है द कार्बोहाइड्रेट्स में ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज ईदर रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। मतलब या तो वो रिड्यूसिंग शुगर होंगे या तो वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होंगे। अब इनकी बात समझ लो। कह रहा है ऑल दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच रिड्यूसेस या विच रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन, जो फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर दे, एंड टॉलेंस रिएजेंट रिफर्ड टू एज रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, और वो क्या कर दे, टॉलेंस को भी रिड्यूस कर दे, तो जनरली इनको हम क्या कहेंगे, फेलिंग सॉल्यूशन। और टॉलेंस रिएजेंट को अगर रिड्यूस कर देता है तो रिड्यूसिंग है। ऑल मोनोसैकेराइड्स वेदर एल्डोज और कीटोज, एल्डोज क्या, जिनके पास एल्डिहाइड ग्रुप होगा, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है उन्हें एल्डोज कहते हैं। कीटोज, जिनके पास कीटोन ग्रुप होता है उन्हें कीटोज कहते हैं। वो जनरली जितने भी मोनोसैकेराइड हैं वो सारे के सारे क्या हैं, रिड्यूसिंग है, सारे के सारे क्या हैं, रिड्यूसिंग है। तो मेरा क्वेश्चन बनेगा, बताओ फ्रक्टोज रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग, फ्रक्टोज रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग, बताइए। फ्रक्टोज रिड्यूसिंग हुआ या नॉन रिड्यूसिंग, बिल्कुल रिड्यूसिंग होगा। क्यों रिड्यूसिंग होगा, क्योंकि जो फ्रक्टो, नॉन रिड्यूसिंग क्यों होगा, अभी तो मैं बता रहा हूं ना बच्चे, अभी अभी तो मैंने बताया कि जितने भी ऑल मोनोसैकेराइड्स वेदर एल्डोज और कीटोज, चाहे वो एल्डिहाइड वाले हों या कीटोन वाले हों, वो क्या होंगे, रिड्यूसिंग शुगर होंगे। तो फ्रक्टोज तो मोनोसैकेराइड है ना, फ्रक्टोज की हाइड्रोलाइसिस करके क्या बना लोगे, ग्लूकोज बना दोगे क्या,
नहीं ना, जब नहीं तो ये मोनोसैकेराइड है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा। ये छोटी गलती है, इसको मत दोहराना प्लीज, बड़ी दिक्कत आएगी नहीं तो एग्जाम में, बड़ी दिक्कत आएगी अगर इसको इसको अगर करोगे तो फिर दिक्कत आने वाली है, क्यों नहीं समझते हो। चलिए ठीक है, लिखा है इन डायसैकेराइड इफ द रिड्यूसिंग ग्रुप ऑफ मोनोसैकेराइड दैट इज एल्डिहाइडिक और कीटोनिक आर ग्रुप आर बॉन्डेड। मतलब कहने का मतलब यहाँ समझो, आपने जो पढ़ा है इसको बहुत आसानी से पढ़ा है। आपने क्या पढ़ा है यहाँ पे, आपने पढ़ा है एक तरफ आपने कहा रिड्यूसिंग शुगर और एक तरफ आपने कहा नॉन रिड्यूसिंग शुगर। फिर जब आप लिखते हो तो क्या लिखते हो, इसके पास कहते हो क्या होना चाहिए, फ्री तो ये जो ग्रुप है यहाँ पर CHO, ये कैसा है, फ्री अवेलेबल है, ये रिंग में नहीं गया, ये कहीं ये जो प्रोजेक्शंस बनेंगे आगे ऑर्थ प्रोजेक्शन, ये इनमें नहीं जाएगा, ये फ्री फॉर्म में रहेगा। तो अगर फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होते हैं तो रिड्यूसिंग होता है, और अगर वो बॉन्डेड होते हैं, ठीक है, तो वो नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। यही चीज कह रहा है कि एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप क्या रहेंगे, बॉन्डेड रहेंगे, तो उन्हें नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे। फॉर एग्जांपल सुक्रोज, sugar in which these functional group are free are called reducing sugar. For example maltose lactose, तो maltose lactose के अंदर क्या होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप फ्री रहते हैं, ग्लूकोज के अंदर फ्री रहते हैं, फ्रक्टोज के अंदर फ्री रहते हैं, तो ये आपके रिड्यूसिंग हो गए, और जिनके पास बॉन्डेड होते हैं वो आपके नॉन रिड्यूसिंग हो गए। क्लियर है इतना, फ्रीज हो गया मतलब चल तो रहा होगा, सबका फ्रीज हुआ क्या, मेरे एंड पे तो सही दिख रहा सब। हाँ ठीक है, थोड़ा सा हुआ होगा, वो हो सकता है नेटवर्क भी, अरे कोई बात नहीं, गुड, चलिए आगे चलते हैं। तो ये है कि रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग में आपको डिफरेंस लिखने आता है, जनरली डेफिनेशन भी आ जाती है, तो रिड्यूसिंग शुगर बताना पड़ेगा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर बताना पड़ेगा, ठीक है। उसमें ये जो पॉइंट बताया मैंने कि फेलिंग सोल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट, अगर इनको वो रिड्यूस कर देता है, मतलब ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो फेलिंग सोल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देता है, उन्हें रिड्यूसिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग कहते हैं। और जो जनरली इनको रिड्यूस नहीं करे वो नॉन रिड्यूसिंग है। दूसरा हमने बताया कि अगर उसके पास फ्री एल्डिहाइड और फ्री कीटोनिक ग्रुप है तो वो क्या है, फ्री है अगर तो वो क्या है, रिड्यूसिंग है, और अगर वो बॉन्डेड है तो वो क्या है, नॉन रिड्यूसिंग है, ठीक है। आओ बात करते हैं किसकी, मोनोसैकेराइड्स की। मोनोसैकेराइड्स मैंने अभी समझाया कि मोनोसैकेराइड्स वो होते हैं जो क्या करते हैं, जिनको आप फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं करा पाते। तो कह रहा है बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होने के साथ साथ उनको हम फर्दर क्लासिफाइड कर सकते हैं। जैसे मोनोसैकेराइड जिनके पास एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा उन्हें एल्डोज कहेंगे, और अगर इसके पास कीटो ग्रुप होगा उसे कीटोज कहेंगे। तो मैंने बता ही दिया आपको, जैसे अगर आपसे पूछा जाए ग्लूकोज, नहीं मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, ग्लूकोज, और मैं लेने दिया फ्रक्टोज, तो मुझे बताओ ग्लूकोज एल्डो होगा या कीटो होगा, पहले तो ग्लूकोज से, ग्लूकोज एल्डो होगा या कीटो होगा, ठीक है मैं भी फिर से बता देता हूँ, नो प्रॉब्लम। पहले मेरा आंसर दो, ग्लूकोज कीटो होगा या एल्डो होगा, ठीक है ग्लूकोज, बिल्कुल वेरी गुड, गुड गुड, ग्लूकोज एल्डो होगा। एल्डो इसलिए होगा क्योंकि ग्लूकोज के अंदर होता है CHO ग्रुप, एल्डिहाइडिक ग्रुप, इसलिए इसको एल्डो कहेंगे। और इसके अपोजिट में जो फ्रक्टोज है उसमें कीटो ग्रुप रहता है, इसलिए उसे हम कीटोज कहेंगे, ठीक है, ये बात है। रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग देखो बहुत सिंपल है, रिड्यूसिंग मैं यहां बता देता हूं, रिड्यूसिंग शुगर नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। तो पहले तो रिड्यूसिंग शुगर नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आप लिखोगे, जो रिड्यूसिंग शुगर है वो रिड्यूस कर देता, अरे भाई साहब, वो रिड्यूस कर देता है किसको,
जाओ, ऐसे नहीं मानेगा वो, मेरे को पता है क्या करना है उसका। पढ़ाने नहीं दे रहा आज, बिल्कुल कोई भी सिस्टम पढ़ाने नहीं दे रहा। कह रहे नहीं सर आज नहीं पढ़ाने देंगे, क्यों मैं भी पीछे पड़ गया। पढ़ाऊंगा तो है ही, पढ़ाऊंगा तो है ही। बस 1 मिनट और इंपोर्ट कर लूं जरा मैं। ठीक है, इतना तो तुम्हारे पास टाइम नहीं है जितना मैं वेस्ट करा दे रहा हूँ ना। कोई बात नहीं, आ ही जाएगा लाइन में ये। बस रेडी है। नहीं, सिस्टम सिस्टम को मार नहीं सकते भाई, सिस्टम ही सब कुछ होता है। चलो बताओ, अगर स्क्रीन दिख रही हो तो बताओ, आगे चलते हैं। दिख रही है? से यस। ओके, चलिए तो प्रॉब्लम यहां आ रही थी कि ये रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर किसे कहेंगे। जय हो। के भाव बढ़े हैं मेरे अलावा। नॉन रिड्यूसिंग शुगर, देखो तो क्या कहोगे, रिड्यूसिंग शुगर आर दोज विच रिड्यूस टॉलेंस एंड फेहलिंग सॉल्यूशन। यहां कहोगे नॉन रिड्यूसिंग आर दोज which do not reduce टॉलेन एंड फेहलिंग सॉल्यूशन। दूसरा क्या होगा, रिड्यूसिंग शुगर आर दोज which have free aldehydic and ketonic group। यहां क्या कहोगे, आर दोज which have bonded aldehydic and ketonic group। तो ये आपको समझाना पड़ेगा। एग्जाम्पल दे सकते हो, यहाँ पे एग्जाम्पल अगर लेंगे तो जो रिड्यूसिंग है वो आपके ग्लूकोज है, लैक्टोज है, माल्टोज है, और जो इधर है वो क्या है आपका सुक्रोज, मतलब जो पॉलीसैकेराइड में आ जाएंगे उनकी बात कर लेंगे। तो इस तरह से आपको समझाना पड़ेगा रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग के बारे में, ठीक है। आ जाओ। मोनोसैकेराइड्स के बारे में बात कर रहे थे कि मोनोसैकेराइड्स क्या होंगे। तो मोनोसैकेराइड्स वो होंगे जिनको आप फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, और नंबर ऑफ कार्बन एटम के बिहाफ पर, नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट के बिहाफ पर आप इन्हें अलग अलग कहेंगे। जैसे आप इन्हें एल्डोज कहेंगे अगर एल्डिहाइड होगा, कीटोज कहेंगे अगर कीटोन होगा, ठीक है। जैसे यहां पर समझो, पहला यहां पर है जनरल टर्म में, जैसे 3 कार्बन है तो 3 कार्बन में ट्राई लगा के ओज लिख दिया,
ओज लिख दिया, ट्राई ओज, 4 आ गए कार्बन, टेट्रोज 5 आ गए, पेंटोज 6 आ गए, हेक्सोज 7 आ गए, हेप्टोज। अच्छा, अगर ट्राईओज है और एल्डिहाइड है तो उसे क्या कह देंगे, एल्डो ट्राईओज। कीटोन है अगर तो कीटो ट्राईओज। टेट्रोज को क्या कहेंगे, एल्डो टेट्रोज, कीटो टेट्रोज, एल्डो पेंटोज, कीटो पेंटोज। इस तरह से आप नेम कर देंगे। जैसे 8 आ गया तो 8 को क्या कहेंगे, ऑक्ट्रोज या ऑक्टोज, क्या कहेंगे, ऑक्टोज। अगर एल्डिहाइड हुआ तो एल्डो ऑक्टोज, ठीक है, कीटो ऑक्टोज, इस तरह से, ठीक है। अब इनमें डबल आ रहा है तो सिंगल टाइम्स ओ लिख करके काम चला लेंगे, ठीक है। हाँ, ऐप में वीडियो शो होती है लाइव रिकॉर्डिंग वाले सेक्शन में। अब कल का क्या हुआ, लाइट चली गई बीच में तो वो कनेक्शन ब्रेक हो गया, जिससे वो 17 मिनट की ही वीडियो दिख रही है कल की। लाइव क्लास रिकॉर्डिंग में देखो, जो सेक्शन होता है ना पॉपअप, उस पे देखोगे तो बगल में लाइव रिकॉर्डिंग वाला होगा, लाइव क्लासेस वाला, वहां डली होगी। देखो, ये है इंपॉर्टेंट, कह रहा है प्रिपरेशन कैसे करोगे, आप कैसे प्रिपेयर करोगे ग्लूकोज को। तो सबसे पहला मेथड है केन शुगर से। ग्लूकोज अकर्स फ्रीली इन नेचर एज वेल एज इन कंबाइंड फॉर्म, फ्री फॉर्म में भी रहता है और कंबाइंड फॉर्म में। ये स्वीट फ्रूट्स में जैसे हनी में या राइप ग्रेप्स में भी प्रेजेंट रहता है लार्ज अमाउंट में। तो वहां से आप इसे क्या कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। कैसे करोगे, पहला फ्रॉम सुक्रोजर केन शुगर। केन शुगर से कैसे करोगे, कह रहा है इफ सुक्रोज इज बॉइल्ड with HCl or H2SO4 in alcoholic solution, glucose and fructose are obtained in equal amount। अगर आप सुक्रोज को क्या करोगे, एसिड के साथ में बॉइल करोगे, किसके मीडियम में, अल्कोहलिक मीडियम में, तो आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज इजिली अवेलेबल हो जाएगा, इजिली मिल जाएगा, ठीक है। ये प्रिपरेशन मेथड है। जनरली इसके बारे में नहीं पूछेगा आपसे, जैसे यहाँ पर है तो एक रिएक्शन ही देनी है आपको। ये आपका सुक्रोज है, गलत लिखा है, सुक्रोज है, C12H22O11। इसका आपने हाइड्रोलाइज करा तो आपको C6H12O6, C6H12O6 दो बार मिला, जिसमें से एक ग्लूकोज है और एक क्या है, फ्रक्टोज है। दूसरा आपने स्टार्च से पढ़ा होगा। अच्छा, इसी चीज को आपने ये पढ़ा ना, इन्वर्ट इन्वर्ट शुगर के नाम से, इन्वर्ट शुगर के नाम से पढ़ा है। ये वही इन्वर्जन चल रहा है, यहाँ पर इन्वर्जन चल रहा है। एंजाइम कौन सा होगा, इन्वर्टेज एंजाइम। एंजाइम कौन सा होगा, इन्वर्टेज। तो ये क्या करता है, ये इसको डिग्रेड करता है। इसको आपने केमिकल काइनेटिक्स के अंदर भी पढ़ा होगा, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के नाम से। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल भी है ये, इन्वर्जन ऑफ शुगर, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, पढ़ा है ना, वही चीज है ये। तो ये क्या करेगा, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में इक्वल अमाउंट में बदल देगा। वहीं अगर आप स्टार्च लेकर चलोगे तो इसको ऑब्टेन, ग्लूकोज ऑब्टेन कर जाएगा अगर हम स्टार्च की हाइड्रोलाइसिस कर देंगे बाय बॉइलिंग इट विद डाइल्यूट H2SO4 एट 393 अंडर प्रेशर। कुल मिला के स्टार्च का फॉर्मूला के तोड़ने के लिए क्या लेना पड़ेगा, n नंबर ऑफ n मॉलिक्यूल ऑफ H2O भी लेने पड़ेंगे, ठीक है। इसे स्टार्च और सेलुलोज, स्टार्च भी कहते हैं और सेलुलोज भी कहते हैं। अब ये n नंबर क्या है, देखो ये एक तरह का पॉलीसैकेराइड था। जो आपका स्टार्च था ये क्या था, ये एक तरह का पॉलीसैकेराइड्स था। और पॉलीसैकेराइड में पता नहीं होती है कितनी ज्यादा यूनिट हो, तो मोर देन यूनिट्स हो तो उन्हें क्या कहेंगे, पॉलीसैकेराइड। इसलिए यहाँ पे n, यहाँ पर n और यहाँ इन्वर्जन ऑफ शुगर कराया। क्लियर है। अभी तो आ रही थी, अपने एंड पे देख लो, नेटवर्क हो सकता है, हर प्रॉब्लम मेरी एंड से नहीं होगी ना। एविडेंस फॉर द स्ट्रक्चर, एविडेंस मतलब इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही क्यों है, मतलब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 है। दूसरा, जब हम इसे प्रोलॉन्ग हीट करेंगे, देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो पता है लेकिन स्ट्रक्चर हैगा कैसा, जैसे आपने कहा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे, तो उसका क्या एविडेंस है, तो उसका एविडेंस ये है कि जब भी हम प्रोलॉन्ग हीट
हैं, काफी टाइम तक हीट करते हैं HI के साथ में, तो ये नॉर्मल हेक्सेन बना लेता है और इसका यही सजेस्ट करता है, मतलब नॉर्मल हेक्सेन स्ट्रक्चर बनना ही सजेस्ट करता है कि ऑल द 6 कार्बन आर लिंक्ड इन अ स्ट्रेट लाइन। ये किसमें है? स्ट्रेट लाइन में। तो आपने लिया क्या? ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया, दिस वन इज ग्लूकोज। इस ग्लूकोज को क्या किया? HI के साथ में हीट कर दिया, तो देखो CH3 CH2 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ कार्बन की एक चेन मिल गई, जिसे नॉर्मल हेक्सेन कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? नॉर्मल हेक्सेन कहते हैं। ठीक है, तो ये पहला ये रिएक्शन पूछता है कि क्या होता है जब ग्लूकोज को, व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लूकोज इज हीटेड विद इन द प्रेजेंस ऑफ HI। तो आपको बताना पड़ेगा व्हेन ग्लूकोज इज हीटेड विद द प्रेजेंस ऑफ HI इट फॉर्म नॉर्मल हेक्सेन। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। दूसरा है तीसरा क्या है यहाँ पे? तीसरा ये है कि जब भी हम ग्लूकोज की रिएक्ट कराते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन से, हाइड्रोक्सिल एमीन क्या होगी? हाइड्रोक्सिल मतलब OH और एमीन का मतलब यहाँ पर NH2। जब NH2OH से रिएक्शन कराओगे तो आप उनको, मैंने रिएक्शन सिखाई थी हाइड्राजीन और उसके डेरिवेटिव की, कि अगर कहीं भी ग्लूकोज और कीटोन या कार्बोनिल ग्रुप है और उसकी रिएक्शन हम हाइड्राजीन या हाइड्राजोइक एसिड या हाइड्रा कह देंगे डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोजन लेते हैं, तो ये करता क्या है? यहाँ से O निकाल देता है, यहाँ से H2, तो क्या निकल जाता है? H2O निकल जाता है, और ये N डायरेक्टली कहाँ जुड़ जाता है? डबल बॉन्ड से जुड़ जाता है इस तरह से, और क्या बना लेता है? OH। इस बॉन्डिंग का नाम क्या है? जरा बता दो मुझे। ये NOH बॉन्डिंग जो है, इस बॉन्डिंग का नाम बता दो जरा। NOH बॉन्डिंग का नेम, इस NOH बॉन्डिंग का नेम क्या है? ना, पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ से आ गया बेटे? पेप्टाइड वो NH बॉन्ड होता है बेटा, NHOH बॉन्ड होता है, वो अलग है, ये यहाँ अलग है, वो अमीनो एसिड्स के बीच नहीं, एमाइड बॉन्ड नहीं है। बताइए किसे पता है? डबल बॉन्ड N बॉन्ड OH। कार्बन भी ले लो, कार्बन डबल बॉन्ड N बॉन्ड OH, कौन सी बॉन्डिंग है ये? है किसी को मालूम? चलिए मैं बता देता हूँ, जिसको मालूम रही होगी बेचारा बता भी नहीं रहा, बेचारा कंफ्यूज हो रहा है। देखो इसे कहते हैं, देखो ये लिखा हुआ है, इसे कहते हैं ऑक्साइम। दिस इज, जब भी हाइड्रोजीन या हाइड्रोजोइक एसिड या हाइड्रोजोइक नहीं या हाइड्रोजोन या हाइड्रोजीन डेरिवेटिव्स लेंगे या हाइड्रोक्सिल एमीन लेंगे तो ये ऑक्साइम बनाएगा। ये देखो ऑक्साइम लिखा है, एंड एड सम मॉलिक्यूल ऑफ HCN। अगर HCN बनाओगे तो HCN क्या बनाएगा? जब भी कार्बन उस पे लगा CN, उस पे लगा OH, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। नीचे लिखा है वो छुप गया है, तो साइनोहाइड्रिन कहते हैं। तो जब भी आप क्या कराओगे? हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन कराओगे तो ये बनाएगा आपका ऑक्साइम, और जब भी आप HCN से बनाओगे तो ये बनाएगा ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन। तो ये चीज आपको याद रखनी है, वहां पर आप पढ़ेंगे। ठीक है, चलें। चौथा रिएक्शन क्या है यहाँ पे, कि जब भी हम ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करते हैं तो पहले ग्लूकोनिक ऑक्साइड एसिड बनाता है। कब बनाता है? जब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे। देखो तीन तरह का ऑक्सीडाइजिंग होते हैं, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक होते हैं वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एक बीच में आते हैं जिन्हें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। मतलब ठीक ठाक ऑक्सीडाइज कराते हैं, ना तो ज्यादा अच्छा ना तो ज्यादा बुरा। ठीक है, तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसे Br2 वाटर, ब्रोमीन वाटर लेते हैं तो ये इंडिकेट करता है कि मतलब ऑक्सीडाइज करके क्या बनाएगा? कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट इन द एल्डिहाइड ग्रुप। मतलब अगर ये ब्रोमीन वाटर लिया और उसने ऑक्सीडेशन परफॉर्म करी तो इसका मतलब है वहां पर फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है। मतलब ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में CHO है, आप कैसे कह पाओगे? जब आप उसको ऑक्सीडाइज कराओगे। तो जब भी हम Br2 वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो CHO कन्वर्ट हो जाता है COOH में, कार्बोक्सिलिक में, इसलिए इसे कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड।
ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग लेंगे, ग्लूकोनिक एसिड बनेगा। ठीक है, एक और है, अब अगर OH ग्रुप की बात करनी कि OH प्रेजेंट है या नहीं है, या कितने OH प्रेजेंट है, अगर इसकी बात करें तो ग्लूकोज बनाएगा पेंटा एसीटेट, जो कंफर्म करेगा प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप एंड दे शुड बी अटैच्ड टू डिफरेंट कार्बन एटम, और उन्हें अलग अलग कार्बन एटम पे अटैच रहना पड़ेगा। तो होगा क्या, एसिटाइलेशन करा देंगे। एसिटाइलेशन क्या, एसिटिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और CH3, इसे कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। यहाँ पर क्या है, OH है, ये यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रेक, यहाँ से जैसे ही ब्रेक होगा तो बन जाएगा CH3 C डबल O, और ये वाला OH आकर यहाँ लग जाएगा, तो एसिटिक एसिड अलग हो जाएगा, बाकी बचा OCO CH3। अब कितने कितने थे, 4, तो 4 टाइम्स में बनाएगा, और यहाँ भी एक OH है तो एक यहाँ बन जाएगा, तो ये बनेगा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। क्या बनेगा, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, 4 और 1 5, 5 बार एसीटेट बना, CH3COO एसीटेट। तो इसे हम कहेंगे क्या, कि इसकी एसिटाइलेशन, जब ग्लूकोज की एसिटाइलेशन कराते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से, तो वो बनाता है पेंटा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, जो इस बात का प्रूफ है कि ग्लूकोज के पास में 5 OH ग्रुप हैं। 5 क्या है, OH ग्रुप है, इस बात का ये प्रूफ है। क्लियर है इतना? चलें आगे। चलिए, नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन विद HNO3। अच्छा, HNO3 करवा रहे हो ना आप, HNO3 क्या है, अब वो माइल्ड नहीं है, HNO3 क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो कह रहा है ग्लूकोज एज वेल एज ग्लूकोनिक एसिड बोथ गिव डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर ग्लूकोज की HNO3 से कराओगे या फिर जो ग्लूकोनिक एसिड है उसकी भी HNO3 से कराओगे, तो वो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, जिसे कहेंगे सैक्रिक एसिड, और ये इंडिकेट करता है 1 डिग्री अल्कोहल उसके अंदर प्रेजेंट है। जैसे इसको लिया तो इसने CHO ग्रुप को क्या कर दिया, COH में कन्वर्ट कर दिया, CH2OH को भी क्या किया, COH में कन्वर्ट कर दिया। अब आप पहले से ही लेके चले हो ग्लूकोनिक एसिड, इसे कहां से बनाया था, जब हमने Br2H2O लिया था, इसमें ग्लूकोज में, याद आया, अभी लिया था ना माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग, तो इसने सिर्फ इसको ऑक्सीडाइज करा था, CHO को COOH में, एल्कोहल का कुछ नहीं किया। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर क्या किया, HNO3 लिया, तो उसने क्या किया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग था, तो उसने एल्डिहाइड को भी एसिड में कन्वर्ट कर दिया, साथ ही 1 डिग्री अल्कोहल को भी एसिड में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ एल्डिहाइड तो था नहीं, तो बचा क्या, 1 डिग्री, इसलिए इसने क्या कर दिया, इस 1 डिग्री को भी HNO3 ने सैकरिक एसिड में बदल दिया। तो अगर ग्लूकोज के ऊपर भी COOH लग जाए, नीचे भी COOH लग जाए, तो उसे सैकरिक कहते हैं। सिर्फ ऊपर COOH होगा तो ग्लूकोनिक कहेंगे, और अगर CHO होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, सिंपली ग्लूकोज कह देंगे। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, ये आपको समझना पड़ेगा अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। वैसे इतना डीप में जाएगा नहीं वो, लेकिन फिर भी जाता है तो बी रेडी। फिशर प्रोजेक्शन क्या होती है, जब भी हम क्या करते हैं, बॉन्ड लाइन डायग्राम बनाते हैं, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं, तो उसे फिशर कहते हैं। तो कह रहा है एग्जैक्ट स्पटियल अरेंजमेंट, स्पटियल मतलब 3D अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट OH, मतलब अगर OH को एग्जैक्टली हम बनाएं तो हम कैसे बना सकते हैं, तो ग्लूकोज के जो फिशर रिप्रेजेंटेशन है वो फर्स्ट नीचे है, ग्लूकोनिक एसिड का सेकंड में है, और सैक्रिक एसिड का थर्ड में है। तो आप देख पाओगे ये CHO है, एक OH इधर लगा है, ये मैं राइट कह देता हूँ, ये लेफ्ट में लगा है, फिर दोनों राइट में लगे हैं, और ये नीचे ये है। इधर क्या किया, ये राइट में ही है, ये लेफ्ट में ही है, ये दोनों अभी राइट में है, मतलब सिर्फ क्या बदला उन्होंने, CHO की जगह COH लगा दिया, और अगली बार CH2OH की जगह भी COOH लगा दिया। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये फिशर प्रोजेक्शन है, फिशर रिप्रेजेंटेशन है, फिशर अरेंजमेंट है किसका, ग्लूकोज का। सैक्रिक एसिड का पूछा जाए तो बता दो, ग्लूकोनिक एसिड का पूछा जाए तो बता दो, ठीक है। इसका अगर हम जरा सा भी इधर उधर करेंगे तो इसका नाम बदल जाएगा, DL नोटेशन वो अलग से कहानी आती है, वो आप अलग से पढ़ोगे। ये देखो, ये लिखा भी है यहाँ पे, कह रहा है ग्लूकोज इज नेम्ड एज D प्लस ग्लूकोज, वेयर D represents configuration and plus represents relation with the optical activity of the compound, and they indicate the relative configuration of particular isomer
ऑफ ग्लिसरैल्डिहाइड। ग्लिसरैल्डिहाइड क्या है? CHO है, यहाँ पर C है, यहाँ पर OH है, यहाँ पे H है और यहाँ पर CH2OH है। तो अगर ये राइट साइड में OH होता है तो इसे हम कहते हैं क्या? डी ग्लिसरैल्डिहाइड। याद करो, डी ग्लिसरैल्डिहाइड। ठीक है, और अगर इसी को मैं बदल दूं, CHO कर दूं, CH यहाँ आ जाए, OH लेफ्ट में चला जाए, CH2OH इधर हो जाए, तो क्योंकि अब ये लेफ्ट में है, लेफ्ट में होने की वजह से इसे कहते हैं एल ग्लिसरैल्डिहाइड। क्या कहेंगे? एल ग्लिसरैल्डिहाइड है, उसके हिसाब से डी और एल बता रहे हैं। लेकिन जो प्लस है और जो माइनस आएगा उसे क्या कहेंगे? तो ये रोटेशन बताएगा कि जब क्या करता है पीपीएल लाइट को कोई क्या करता है राइट डायरेक्शन में होते हैं, क्या कहते हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और अगर कोई पीपीएल लाइट को लेफ्ट साइड में रोटेट कर देता है तो उसे कहते हैं लीवो रोटेटरी। तो ये प्लस माइनस डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेशन को बताएंगे। और डी और एल रिलेटिव सिमिलैरिटी बताएंगे, रिलेटिव इंडिकेशन बताएंगे इससे, ग्लिसरैल्डिहाइड से। विच कंटेन वन एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक कार्बन जानते हो ना? ये देखो, ये पूछना पड़ेगा। क्या ये वाला समझ में आ गया टॉपिक? डेक्स्ट्रो, लीवो और डी और एल, या प्लस माइनस क्या है, कैसे करेंगे? OH के साथ में आपको देखना है चेंजेस और रिलेट करना है ग्लिसरैल्डिहाइड से, उसके हिसाब से ये काम करेगा। प्लस माइनस अलग अलग कहानी बताएगा। नहीं, पेपर में स्ट्रक्चर नहीं आएगा, डी एंड एल नहीं आएगा। क्यों ही आएगा? डी इतना डीप नहीं जाना उसको, लेकिन फिर भी माइंड में तो रख ही सकते हो। मान लो पूछ लिया, ये देखो जो मैं बता रहा था ना, ये OH देखो कहाँ है, OH कहाँ है? राइट साइड में, इधर प्लस लगा दिया। OH कहाँ है? लेफ्ट साइड में, तो माइनस लगा दिया। और ये स्ट्रक्चर किसका था? ग्लिसरैल्डिहाइड का। ठीक है, जैसे यहाँ देखो, ये इतना नीचे वाला पोर्शन देखा, मतलब नीचे से दूसरे नंबर पे, नीचे से ये पहला मान लो, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो सेकंड कार्बन पे अगर OH राइट में है तो डी लगा दिया। नीचे से 1 2 किया, OH अगर राइट में है तो क्या लगा दिया? डी। और अगर इसका एल बनाना पड़े तो क्या कहूंगा? CHO OH H H OH OH H, और यहाँ पर H OH और देन CH2OH। तो अभी ये कहाँ गया? नीचे से 1 2, ये आ गया लेफ्ट, तो इसे कहेंगे एल। ठीक है, क्या कहेंगे? एल प्लस ग्लूकोज, इस तरह से। ठीक है, तो ये डी और एल नोटेशन सिर्फ उसके रिलेटिव से ही, हाँ देख लेता हूँ, रिलेटिव पोजीशन से ही ये क्या करेगा? बताएगा, रिलेटिव पोजीशन से ही बताएगा। हाँ जी, चलिए, क्लियर हो गया ये? साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो जनरली क्या है साइक्लिक स्ट्रक्चर? कह रहा है द स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑफ ग्लूकोज एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ इट्स प्रॉपर्टी बट द फॉलोइंग। कहने का मतलब है फिशर प्रोजेक्शन केवल सारी प्रॉपर्टीज नहीं बता पाएगा, कुछ प्रॉपर्टीज जो होंगी वो हमें दूसरे स्ट्रक्चर से बतानी पड़ेगी। जैसे ग्लूकोज सिर्फ रिएजेंट के साथ में सिर्फ टेस्ट नहीं देता, हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन में NaHSO3 वाला डिस्पाइट हैविंग एल्डिहाइड ग्रुप प्रोडक्ट बनाता है एडिशन वाला। तीसरा, पेंटाएसीटेट जो ग्लूकोज का है वो रिएक्ट नहीं करता हाइड्रोक्सिलामीन से, जिससे ये पता चलता है कि उसके अंदर एब्सेंस है, CHO ग्रुप नहीं है। तो अब CHO ग्रुप तो अभी तक तो फ्री था ना, अभी नहीं है, तो इस बात को भी प्रूव करना पड़ेगा कि भैया पेंटाएसीटेट रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा हाइड्रोक्सिलामीन के साथ में। तो ये कहानी बताने के लिए क्या बताया गया कि आप बना लो क्या? साइक्लिक स्ट्रक्चर। और इसके लिए देखो नंबरिंग कहाँ से करी है, तो ये इंपॉर्टेंट है, नंबरिंग कहाँ से करी? ऊपर से करी, क्योंकि CHO ग्रुप ऊपर था। देखो यहाँ ये बीच में है, इसको मान लेते हैं ये ओरिजिनल था ना, तो नंबर कर दे, देखो 1 2 3 4 5 6। तो जो पांचवा कार्बन था, जो ग्लिसरैल्डिहाइड से सिमिलरिटी दिखा रहा था, उसके लोन पेयर ने अटैक कर दिया इस कार्बन पे, जिससे इसके इलेक्ट्रॉन चले गए ऊपर।
अब जब इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे तो ये तो लोन पेयर दे दिया तो प्लस बन जाएगा ना, तो ये जो माइनस बनेगा वो माइनस किसको पकड़ लेगा, एच को पकड़ लेगा, तो ये OH बन गया, ये देखो OH बन गया, ये H अपनी जगह है, ये रहा अपनी जगह, और ये जो बीच में बन गया O, ये कौन सा वाला है, ये वाला O है। तो ये क्या करता है, ये अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है और ये बीटा डी प्लस ग्लूकोज है। ये अल्फा बीटा कैसे, तो देखो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, यहाँ पर देखो ये OH किधर है, राइट में है, ये OH किधर है, लेफ्ट में है। तो पहली पोजीशन पे अगर OH लेफ्ट राइट है तो देखो लिखा है अल्फा, और अगर वो लेफ्ट में चला गया तो लिखा है बीटा। डी क्या था, डी ये था कि अगर ये जो नीचे से दूसरा था OH किधर है, देखो इधर ही था ना पहले भी, अभी अगर ये रिंग जो इस साइड बनी है, राइट साइड में जो बनी है, अगर ये किधर से बनी होती, लेफ्ट से, तो फिर यहाँ पर डी की जगह क्या आ जाता, एल आ जाता। तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर भी आप एक बार माइंड में रखेंगे अपने। ठीक है, एनोमर्स के बारे में पूछा जाता है, एनोमर्स के बारे में, कह रहा दीज OH एट C1, जब दोनों स्ट्रक्चर एक ही कार्बन पे क्या हो, डिफरेंट हो, एक ही कार्बन पे डिफरेंट हो, तो उस कार्बन को एनोमेरिक कार्बन, और ऐसे स्ट्रक्चर्स को आपस में एनोमर्स कहते हैं। जैसे अल्फा बीटा बनाए ना, एक में अल्फा एक में बीटा, अल्फा अल्फा रहता तो एनोमर नहीं कहते, लेकिन एक अल्फा हो गया एक बीटा हो गया तो ये क्या हो गया, एनोमर हो गया। ठीक है, पायरॉन इन इज ए साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड विद 1 ऑक्सीजन एटम एंड 5 कार्बन एटम इन द रिंग। कह रहा है अगर ऑक्सीजन लगा दो और इस तरह से 5 कार्बन की रिंग बना दो तो इसे क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, पायरॉन कहेंगे। ठीक है, इससे जनरली रिलेट किया गया है पायरॉन के साथ में, आगे समझ में आएगा। ये देखो ये डबल बॉन्ड भी है, यहाँ पर 6 कार्बन लिए, हॉवर्थ प्रोजेक्शन, हॉवर्थ स्ट्रक्चर को रिलेट करने के लिए पायरॉन का सहारा लिया, पायरॉन का लिया, क्या बोल दिया, क्या पायरेनोज, पायरेनोज। अल्फा का बनाओगे तो देखो पहले कार्बन पे कहां पर था OH का डिफरेंट, पहले कार्बन पे, ये नीचे आ गया तो अल्फा, पहले कार्बन पे ये ऊपर चला गया तो बीटा, बाकी डी क्या है, क्योंकि ये डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर था, डी प्लस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर था। ठीक है, अब मेरा फिर से क्वेश्चन बनेगा, मैं चेक करना चाहता हूँ माइंड में रुक रहा कि नहीं, ये प्लस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, बताइए प्लस किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। डी तो हो गया, डी ग्लिसरल्डिहाइड से रिलेट करता था, राइट डायरेक्शन में, राइट हैंड में होता था तो डी लगा देते थे, लेफ्ट हैंड में होता था तो एल एल लगा देते थे। यहाँ पर जो प्लस है वो किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेरी गुड, डेक्स्ट्रो रोटेटरी को। जो पीपीएल को क्या करे, राइट डायरेक्शन में रोटेट करे उसे कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और जो लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करे उसे कहेंगे लीवो रोटेटरी। तो ये माइंड में होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फ्रक्टोज जनरली स्किप करते हैं, फ्रक्टोज नहीं है, फिर भी आएगा नहीं। डाइसैकेराइड में देखो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये पूछ लेता है कई बार, कमेंट्स आते हैं इस पे। कह रहा है एक लिंकेज है किसके बीच में, बिटवीन 2 मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स थ्रू ऑक्सीजन बाय लूजिंग अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जब भी क्या होता है, 2 मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स आपस में पास आती हैं, जैसे मान लो ग्लूकोज ग्लूकोज पास आ गए, तो इनके बीच में से क्या बाहर हो जाएगा, H2O, और ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो ये जो जुड़े हैं ना, जिससे लिंक हुए हैं, उस लिंक को ही क्या कह रहे हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जिनसे वो 2 यूनिट्स आपस में कनेक्ट होती है। तो कब कनेक्ट होंगे, जब एक वाटर मॉलिक्यूल चला जाएगा। जैसे सुक्रोज, कह रहा इट ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव इक्विमोलर ऑफ मिक्सचर ऑफ D प्लस ग्लूकोज D माइनस फ्रक्टोज। ठीक है, जैसे अभी हमने रिएक्शन पढ़ी थी कि सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेगा। तो ये जो जुड़े रहा होगा ना, ये दोनों जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज की यूनिट को जोड़ करके सुक्रोज बनाया होगा, तो जब सुक्रोज बनेगा तो इन दोनों के बीच में जो लिंक बनेगी उसे क्या कहेंगे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स को जो जोड़ता है और कन्वर्ट करता है हायर सैकेराइड्स में, उस लिंकेज को ही कह रहे हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। पूछता है, डेफिनेटली पूछता है, इसको इसके आने के चांसेस हैं, पेप्टाइड बॉन्ड के आने के चांसेस हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के आने के चांसेस हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे ये देखो, ये है अल्फा डी ग्लूकोज और ये है बीटा डी ग्लूकोज। इसके पहले कार्बन पे आपने OH बनाया था ना, याद है, इसके भी यहाँ पर पहले कार्बन पे OH था। तो इन OH में से एक का OH और एक का H निकल जाए तो क्या बन जाएगा, H2O बाहर हो जाएगा, और बाकी बचा O सीधे जुड़ेगा ना कार्बन से। तो देखो कार्बन से सीधे जुड़ गया,
तो इसे कह रहे हैं ग्लाइकोसिडिक। दूसरा एक कहानी ये पूछता है कि जो सुक्रोज है उसमें मोनोसेक्राइड यूनिट किससे जुड़ती है, तो आपको बताना पड़ेगा C1C2 की लिंकेज होती है। कार्बन इसका 1 है और इसका कार्बन क्या है 2 है, ठीक है, इधर का कार्बन क्या है 2 है, तो आपको ये बताना पड़ेगा इधर का 1 है इधर का 2 है। अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी फ्रक्टोज, तो ये आपको माइंड में एक बार के लिए रखना है। आप नहीं इतना बना सकते तो आप नॉर्मली इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना सीख जाओ, बस आपको दिखाना पड़ेगा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है कैसी। जैसे ये देखो मैं कह रहा था ना अभी, C1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड C2 ऑफ बीटा फ्रक्टोज आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। As the reducing group of glucose and fructose are involved in the glycosidic formation, sucrose is non-reducing sugar। भाई रिड्यूसिंग होने के लिए कैटेगरी क्या थी, रिड्यूसिंग होने के लिए कैटेगरी थी कि उसके पास में फ्री होना चाहिए एल्डिहाइडिक ग्रुप। यहाँ पर फ्री नहीं है, वो किस में चले गए, वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाने में चले गए, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाने में चले गए, इसीलिए इन्हें कह रहे हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नेक्स्ट क्या है, इन्वर्ट शुगर। अभी समझाई कि हाइड्रोलाइसिस जब शुगर का करते हैं तो वो एक चेंज लाता है साइन ऑफ रोटेशन, डेक्स्ट्रो से कहां चला जाता है लीवो में, और इसकी वजह से वो इन्वर्जन दिखाता है और इसी को कहते हैं इन्वर्जन ऑफ शुगर। मतलब अगर हमने लिया सुक्रोज, क्या लिया सुक्रोज, सुक्रोज मान लो डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, डेक्स्ट्रो था, और इसने बनाया क्या ग्लूकोज और फ्रक्टोज, तो ये कैसा है मान लो डेक्स्ट्रो और ये कैसा है लीवो, ज्यादा अमाउंट किसका बन गया मान लो लीवो का, तो डेक्स्ट्रो से क्या बन गया लीवो बन गया ना, तो ये इन्वर्ट हो गया, कॉन्फ़िगरेशन में बदलाव हो गया, चेंज हो गया, अपोजिट हो गया, इसे ही इन्वर्जन पढ़ा था हमने SN2 में अगर याद हो, अम्ब्रेला इन्वर्जन से समझाया था, अम्ब्रेला का इन्वर्जन करा के। माल्टोज में आपको सिर्फ याद रखना है माल्टोज कहां से कहां जुड़ता है, तो माल्टोज 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट से जुड़ता है, कहां कहां C1 कार्बन पे और C4 कार्बन पे, तो ये लिंकेज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। तो माल्टोज में क्या होता है C1 C4 की लिंक होती है। इसके पहले हमने सुक्रोज देखा है, सुक्रोज में किसकी किसकी थी C1 ऑफ ग्लूकोज, C1 ऑफ ग्लूकोज और एंड C2 ऑफ फ्रक्टोज, तो ये फ्रक्टोज और ग्लूकोज से मिलके बना था, ठीक है। तो जब भी माल्टोज को आप ब्रेक कराओगे क्योंकि वो अल्फा डी ग्लूकोज से ही बना है, तो बाद में ही सारी यूनिट्स किसकी मिलेंगी ग्लूकोज की ही बनेंगी, सिर्फ लिंकेज याद रखनी है, लिंकेज पूछता है। लैक्टोज में क्या याद रखोगे, लैक्टोज बनता है बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज से, देखो नाम में ओज आ रहा ना, ओज, लैक्टोज वैसे ही गैलेक्टोज, ठीक है, तो ये टोज याद रखना है। लैक्टोज में गैलेक्टोज होता है और ग्लूकोज होता है, गैलेक्टोज का C1 कार्बन और ग्लूकोज का C4 कार्बन, तो C1 ऑफ गैलेक्टोज C4 ऑफ ग्लूकोज के बीच में लिंक बनती है, तो लैक्टोज के अंदर याद रखना है C1 ऑफ ग्लूकोज, नहीं C1 ऑफ गैलेक्टोज एंड C4 ऑफ ग्लूकोज, ये लिंक याद रखनी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा, बाकी नहीं पूछेगा, बाकी निष्फिक्र रहो। स्टार्च क्या है, स्टार्च एक होमोपॉलीसैकेराइड है, होमो मतलब एक जैसी यूनिट वाला, पॉली मतलब बहुत सारी यूनिट, सैकेराइड मतलब शुगर, पॉलीमर है किसका ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज की यूनिट्स को आपस में कनेक्ट कर देंगे तो बन जाएगा स्टार्च। इट इज अ रिजर्व फूड मटेरियल इन प्लांट, पोटैटोज, राइस, व्हीट, मतलब प्लांट में पाया जाएगा, पोटैटोज में, राइस में, व्हीट में, इन सब में रिजर्व फूड की तरह पाया जाएगा। तो स्टार्च किसका है, प्लांट का है, ना कि एनिमल का है, ठीक है। स्टार्च 2 पार्ट रखता है, एक एमाइलोज होता है, ठीक है, जो कि 15% से 30% तक होता है, लिनियर होता है, अनब्रांच्ड पॉलीमर होता है ग्लूकोज का, और ये वाटर सॉल्युबल होता है। तो एमाइलोज प्रोटीन आपको पूछा जाता है ना, एमाइलोज, एमाइलोपेक्टिन, इस तरह से पूछा जाता है, तो एमाइलोज वाटर सॉल्युबल है, ठीक है। ऑल द ग्लूकोज मॉलिक्यूल आर लिंक्ड बाय C1 C4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अल्फा C1 C4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो 1 से 4 वाली यूनिट क्या हुई है, कनेक्ट हुई है, और ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है एमाइलोज में, ठीक है। तो ये पूछता है ना, डिफरेंस पूछता है एमाइलोज एमाइलोपेक्टिन में, ठीक है, ये है एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन इनसॉल्युबल होती है वाटर में, और ये इसमें 80 से 85% स्टार्च होता है। इट इज ब्रांच्ड चैन पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। देखो ब्रांच कैसी है, देखो ये एक हो गया, देखो ये नॉर्मल रहता तो इसे कहते ये ब्रांच नहीं है, लेकिन इसके साथ में यहाँ से ये ब्रांच निकल गई,
अगर कंटिन्यूसली आएंगे तो फिर एक ब्रांच मिलेगी, और कंटिन्यूसली जाएंगे तो फिर एक ब्रांच मिलेगी। तो ये जो ब्रांच बन रही है ये इसको ब्रांच कहते हैं। इसमें नहीं था, पहले वाले में ये नहीं था, देखो ये सिंपल था, एक लाइन में था, लेकिन ये यहाँ से ब्रांच बना रहा है। तो ये अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट से मिलता है कौन, एमाइलोपेक्टिन। ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, एमाइलोज क्या होता है आपका, अनब्रांच्ड होता है, लिनियर होता है, एमाइलोज वाटर सॉल्युबल होता है, जबकि एमाइलोपेक्टिन वाटर इनसॉल्युबल होता है। ये है सेलुलोज। ये प्लांट में और मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंट है जो पाया जाता है प्लांट किंगडम में। ये सेल वॉल बनाता है प्लांट सेल की, और बीटा डी ग्लूकोज यूनिट से बनता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गया, बीटा लिंक है, देखो बीटा से जुड़ा हुआ है, सेलुलोज का स्ट्रक्चर है। इससे कुछ नहीं पूछेगा, सेलुलोज है क्या, प्लांट में पाया जाता है, ये बस पूछेगा। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन एनिमल के बारे में। ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट है जो एनिमल बॉडी में स्टोर्ड होती है, और इसका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है माइलोपेक्टिन से। हाईली ब्रांच्ड होती है, लीवर में प्रेजेंट होती है, मसल्स में प्रेजेंट होती है, ब्रेन में प्रेजेंट होती है। व्हेन बॉडी नीड ग्लूकोज, एंजाइम ब्रेक द ग्लाइकोजन डाउन टू ग्लूकोज। ग्लाइकोजन भी स्टोर्ड मटेरियल है, इसको ब्रेक करके हम क्या बना सकते हैं, ग्लूकोज बना सकते हैं, हमारी बॉडी यही करती है। ठीक है, ग्लाइकोजन इज ऑल्सो फाउंड इन ईस्ट एंड फंजाई, ग्लाइकोजन पाए जाते हैं। आ जाओ कार्बोहाइड्रेट का इंपॉर्टेंस पढ़ लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स एसेंशियल होते हैं लाइफ के लिए, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो। दे फॉर्म अ मेजर पोर्शन ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी का मेजर पोर्शन बनाते हैं। दीज आर यूज्ड एज स्टोरेज मॉलिक्यूल, एज स्टार्च इन प्लांट एंड ग्लाइकोजन इन एनिमल। प्लांट में स्टार्च और एनिमल में ग्लाइकोजन स्टोर्ड होता है। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया सेलुलोज की बनी होती है। फर्नीचर सेलुलोज के बने होते हैं, जो भी वुड बने होते हैं, क्लॉथ बने होते हैं, क्लॉथ, कॉटन, ये सारा कुछ क्या है आपका प्लांट वाला मटेरियल है ना, तो इनके अंदर स्टार्च होगा। दे प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर द मैन इंडस्ट्री, और इससे हम रॉ मटेरियल्स प्रिपेयर करते हैं। ये रहा तुम्हारा अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स क्या है, थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं। अमीनो एसिड्स क्या है, अमीनो, अरे भाई रुक जा, इतना भी फास्ट नहीं। अमीनो एसिड्स क्या है, अमीनो एसिड्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो मीथेन के डेरिवेटिव है, जिसमें हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस करा है अमीनो ग्रुप से, और दूसरे हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है कार्बोक्सिलिक ग्रुप से। तो अमीनो एसिड्स वो हैं जिनके पास में एक अमीनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप होता है, उसे अमीनो एसिड्स कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। इसमें एक आर जो है कि साइड चेन है, इसको चेंज कर करके हम अमीनो एसिड्स के टाइप बदलते रहते हैं, अलग अलग करते रहते हैं। जैसे ये यहाँ पर ये क्या है, ग्लाइसिन है, ये देखो COOH NH2 H और H। ठीक है, यहाँ देखो CH3 COOH H और NH2। इसका ये कार्बन एकाइरल है। एकाइरल मतलब सिमेट्रिक नहीं है, ये सिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक है। क्यों, क्योंकि इस पे 4 ग्रुप अलग अलग लगे। तो एलेनिन। ग्लाइसिन क्या है, ग्लाइसिन सारा का सारा क्या है, ऑप्टिकली, ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव या एक्टिव, बोलो। ग्लाइसिन ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, ग्लाइसिन ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, एक लाइन लिखवाई थी आपको नोट्स में, बिल्कुल सही जवाब है सबके। एक नोट्स लिखवाई थी, नोट लिखवाई थी कि एक्सेप्ट ग्लाइसिन, एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑल एमिनो एसिड्स, ऑल अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये क्या हुआ, ऑप्टिकली एक्टिव। ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, जिनमें जिनमें काइरल कार्बन होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, जिनमें काइरल कार्बन नहीं होता वो जनरली ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं। इस बात को ध्यान रखना है, 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। आइडेंटिफाई द आर ग्रुप। आर ग्रुप क्या है इसमें, बताओ, आर ग्रुप क्या था। ये आर, ये COOH है या NH2 है या H है या फिर ये CH2OH है। आर ग्रुप क्या है इसमें, तो ये बच्चों वाली बात हो गई। NH2 और COOH होना ही चाहिए, एक हाइड्रोजन था ही, तो बचा हुआ ये क्या हो जाएगा, आर ग्रुप हो जाएगा। तो यहाँ पे आर क्या है, CH2OH है, ये सेरीन का स्ट्रक्चर है। सेरीन भी एक अमीनो एसिड है। हाउ मेनी, देखो कह रहा हाउ मेनी अमीनो एसिड्स आर देयर, कितने अमीनो एसिड्स हैं, तो कह रहा देयर आर 20 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट इन प्रोटीन, देयरफॉर दीज आर कॉल्ड प्रोटीनोजेनिक और स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स। मतलब प्रोटीन्स के अंदर कितने होते हैं, 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, इसीलिए इन्हें स्टैंडर्ड कहते हैं। ऑफ द 20 सम कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड वंस बॉडी, मतलब 20 में से ऐसा नहीं है कि सारे हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो जाएं,
जो बचे हुए जो सिंथेसाइज नहीं होते उन्हें फूड के थ्रू हमें सप्लाई करना पड़ता है अपनी बॉडी को, हेंस आर कॉल्ड एसेंशियल अमीनो एसिड्स। मैंने स्टार्टिंग में बताया ना, एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या, जो हमें फूड हमारी डाइट के थ्रू हमें लेने पड़े उन्हें हम एसेंशियल कहेंगे। Some can be synthesized by one's body, hence are called non-essential। और जो हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज हो जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन एसेंशियल कहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना, बहुत आता है एसेंशियल नॉन एसेंशियल के बारे में। ये कुछ टेबल है जिसमें मैं यहाँ पर लगा हुआ है एसेंशियल अमीनो एसिड्स और यहाँ लगा हुआ है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो कह रहा है फेनिल एनालिन, वेलिन, ठीक है, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफेन, आइसोल्यूसिन, मेथियोनिन, हिस्टीडीन, आर्जिनिन, ल्यूसिन और लाइसिन, ये क्या है, एसेंशियल है। उनमें भी देखो ये स्टार लगा हुआ है ना, तो ये एसेंशियल है किसका, चिल्ड्रन का। चिल्ड्रन को अर्जिनिन चाहिए होती है। यहाँ देखो एलेनिन, एस्पार्टिक, एस्पार्जिन, अर्जिनिन, सिस्टीन, लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामीन, प्रोलीन, सेरीन, प्रेसिन, ये सब क्या है, नॉन एसेंशियल है। और ये जो है आर्जिनिन किसमें नॉन एसेंशियल है, तो एडल्ट्स में नॉन एसेंशियल है, और आर्जिनिन चिल्ड्रंस में एसेंशियल है। ये बात नोट डाउन कर सकते हो कहीं भी। आर्जिनिन जो है वो एक तरह का नॉन एसेंशियल है, लेकिन चिल्ड्रंस में इसे एसेंशियल माना जाता है। अच्छा क्वेश्चन है ये, पूछ लेगा तो अच्छे अच्छे नहीं बता पाएंगे। आर्जिनिन नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, लेकिन चिल्ड्रंस में इसे एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड, देखो कह रहा है अमीनो एसिड्स ज्यूटर आयन और हाइब्रिड आयन होते हैं। ज्यूटर आयन और हाइब्रिड आयन क्या, दैट मींस व्हेन दे आर डिसॉल्व इन एक्वस मीडियम दे अंडरगो आयोनाइजेशन एंड पॉजेस बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ऐसा कंपाउंड जिनमें दोनों चार्ज होता है उन्हें हम ज्यूटर आयन या हाइब्रिड आयन कहते हैं। अमीनो एसिड्स कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक क्या होते हैं, एम्फोटेरिक का मतलब होता है डुअल बिहेवियर। एम्फोटेरिक का मतलब डुअल बिहेवियर, मतलब ये एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है एम्फोटेरिक। दैट मींस दे बिहेव बोथ एसिड एज वेल एज बेसिस इन एल्कलाइन और एसिडिक मीडियम रिस्पेक्टिवली। जिस तरह के मीडियम में आप डालोगे उसके हिसाब से बिहेव करेगा। तीसरा, इन एल्कलाइन मीडियम दे डोनेट प्रोटॉन, H+ आयन डोनेट कर देंगे और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके लिए वो एसिड की तरह बिहेव करेंगे। एसिडिक मीडियम में प्रोटॉन ले लेंगे और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसलिए वो बिहेव करेंगे बेस की तरह। जैसे ये मान लो क्या है, ये डबल आयन है ना, ये क्या है, डबल आयन है, यहाँ पर माइनस लगा, यहाँ पे प्लस लगा, ये ज्यूटर आयन है। अगर एसिडिक बेसिस डालोगे तो क्या करेगा, जैसे ही आप इसे क्या करोगे, बेस में डालोगे, ठीक है, बेस में आएगा तो ये H+ गेन कर लेगा, COH बन जाएगा। एसिड में जाएगा तो H+ हटा देगा, ठीक है। तो यहाँ पर कहानी बदल जाती है कि देखो यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज में है, यहाँ पर सिर्फ नेगेटिव चार्ज में है, लेकिन ज्यूटर आयन में क्या होना चाहिए, नेगेटिव भी होना चाहिए, पॉजिटिव भी होना चाहिए। लेकिन डिपेंड करेगा, न्यूट्रल मीडियम है ना, तो न्यूट्रल मीडियम में ज्यूटर आयन दोनों चार्ज रखेगा। एसिडिक मीडियम में बेस बन जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ये यूं कहें एसिडिक मीडियम में क्या होंगे, H+ आयन, तो जो ये माइनस था उस माइनस ने इस H+ को क्या कर लिया होगा, एक्सेप्ट कर लिया होगा। तो जो H+ एक्सेप्ट कर ले उसे बेस कहते हैं। अब जब एल्कलाइन मीडियम में गया, जो इसका H बना था वो निकल गया, या यूं कहें ये सेम रह गया, यहाँ पर जो NH3+ था उसको NH2 में चला गया, मतलब यहाँ का जो H+ था वो कहाँ चला गया, एल्कलाइन मीडियम में, इसलिए ये क्या बन गया, एसिड बन गया। ठीक है, जो H+ दे दे सॉल्यूशन को वो एसिड, जो सॉल्यूशन से H+ ले ले वो बेस। तो ज्यूटर आयन बेसिक और एसिडिक दोनों हो सकता है, इसलिए इसके बिहेवियर को क्या कह रहे हैं, एम्फोटेरिक कह रहे हैं। क्लियर हो गया, एम्फोटेरिक, ये सॉरी ज्यूटर आयन आपसे पूछा जाता है, ज्यूटर आयन आपको समझ के चलना पड़ेगा। आया समझ में इतना? चलिए चलते हैं, थोड़ा सा आगे देखते हैं। क्लासिफिकेशन है अमीनो एसिड का, तो अमीनो एसिड्स को एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल डिपेंड करेगा उसका रिलेटिव नंबर क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, अमीनो ग्रुप का क्या है। कह रहा है इक्वल नंबर मेक इट न्यूट्रल, अगर अगर एसिडिक और यानी ये यूं कहें अमीनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का नंबर सेम रहा तो न्यूट्रल बन जाएगा, ज्यादा अमीनो ग्रुप रहे तो बेसिक हो जाएगा, ज्यादा कार्बोक्सिल रहे तो वो एसिडिक हो जाएगा।
दूसरा, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड और एसेंशियल अमीनो एसिड दो तरह के हैं, which are synthesized in our body are called non-essential. Those which cannot synthesize in our body and must be obtained through diet is called non-essential. It's called essential amino acid. Essential मतलब बहुत जरूरी, जो हमें कहाँ से मिलेंगे, अपने फूड से मिलेंगे, ठीक है, उन्हें एसेंशियल कहते हैं। तो पहला एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल हो सकते हैं या फिर एसेंशियल, नॉन एसेंशियल हो सकते हैं। अब आता है तुम्हारा पेप्टाइड बॉन्ड, जिसके बारे में आप कह रहे थे। तो जब भी दो अमीनो एसिड्स आपस में कंडेंस्ड होते हैं तो वो एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर देते हैं, जिसे डिहाइड्रेशन कहते हैं, और ये ज्वाइन हो जाते हैं, उल्टी लिख गई स्पेलिंग, ज्वाइन हो जाते हैं आपस में विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड और CONH बॉन्ड। मैं कह रहा था ना, वो CONH बॉन्ड है, और ऑक्साइम वाला आपका वो NOH वाला बॉन्ड था। तो दिस बॉन्ड इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड एंड द रिजल्टेंट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डाइपेप्टाइड। जब डाइपेप्टाइड जब बनेगा वो दो अमीनो एसिड में बनेगा, एक पेप्टाइड बॉन्ड होगा, तो एक बॉन्ड मतलब एक पेप्टाइड बॉन्ड होगा। डाइपेप्टाइड दो अमीनो एसिड रखेगा, एक पेप्टाइड बॉन्ड रखेगा। ट्राइपेप्टाइड तीन अमीनो एसिड रखेगा और दो पेप्टाइड बनेंगे। एन पेप्टाइड क्या करेगा, एन नंबर ऑफ अमीनो एसिड रखेगा और N-1 पेप्टाइड बॉन्ड होगा, मतलब एक बॉन्ड कम हो, जितने अमीनो एसिड उससे एक नंबर कम, ठीक है। जैसे मान लो 10 अमीनो एसिड है, तो 10 अमीनो एसिड के बीच में कितने पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, बताओ। हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन 10 अमीनो एसिड, हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड बिटवीन 10 अमीनो एसिड, 10 अमीनो एसिड के बीच में कितने पेप्टाइड बॉन्ड बन सकते हैं, बताइए। कितने बनेंगे, आसान क्वेश्चन है वैसे, बन जाना चाहिए। भाई दो अमीनो एसिड हैं, एक पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है, तीन अमीनो एसिड होंगे, दो पेप्टाइड बॉन्ड है, पांच हुए चार बनेंगे, 10 हुए, अच्छा क्वेश्चन रिपीट करना, 10 अमीनो एसिड हैं, उनको आपस में हमें जोड़ना है, तो कितने पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएंगे, तो 10 में से एक कम, यानी कि 9 पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, 9 पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे। मैं ये पूछ रहा था 10 अमीनो एसिड में कितने बॉन्ड होंगे, 9 पेप्टाइड बॉन्ड, 9 पेप्टाइड बॉन्ड, यही लिखा भी है। अगर n नंबर ऑफ अमीनो एसिड ले रहे हो तो N-1 पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे। जैसे ये पेप्टाइड बॉन्ड बना रहे हैं, किसके बीच में, दो, एक ये अमीनो एसिड, एक ये अमीनो एसिड, तो यहाँ पर हुआ क्या, ये वाला OH और ये वाला H, H2O निकल गया, बचा क्या, ये CO और N डायरेक्टली जुड़ गए, देखो CO और N डायरेक्टली जुड़ गए, इसे पेप्टाइड ग्रुप या पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे। और अगर एक दो अमीनो एसिड है तो डाइपेप्टाइड, और अगर तीन है तो ट्राइपेप्टाइड। जैसे ये ट्राइपेप्टाइड कैसे है, जैसे एक अमीनो एसिड ये, एक अमीनो एसिड ये और एक अमीनो एसिड ये, तो ग्लाइसिन ग्लाइसिन ग्लाइसिन, तीन जुड़ गए ना, तो इसे कहेंगे ट्राइपेप्टाइड। और ट्राइपेप्टाइड में कितने होंगे, दो पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड कितने हैं, दो, ठीक है, हाँ, पेप्टाइड बॉन्ड दो हैं, कितने हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, दो पेप्टाइड बॉन्ड, तो तीन अमीनो एसिड्स को ट्राइपेप्टाइड, चार अमीनो एसिड को टेट्रापेप्टाइड, इस तरह से चलेंगे। प्रोटीन्स क्या है, द टर्म प्रोटीन वाज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्रोटियोस मीनिंग प्राइम इंपॉर्टेंस, द टर्म गिवन बाय स्वीडिश बायोकेमिस्ट जॉन्स जोकैब बर्जीलियस। तो प्रोटीन नाम किसने दिया, बर्जीलियस ने दिया 1838 में। प्रोटीन मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं एंड आर पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, और ये बड़े मॉलिक्यूल हैं और क्या है, पॉलीमर है किसके, अमीनो एसिड्स के। अभी एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे बना देता हूँ, अगर मुझे प्रोटीन्स का, अगर मुझे प्रोटीन्स का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना हो तो मैं कौन सी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी यूज करूंगा, बताओ, विच कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ प्रोटीन। रिपीट कर देता हूं, विच कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स। वेरी गुड, ऐसे फास्ट आंसर होने चाहिए। ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, चार तरह की होती है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, फोर्थ वन जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर मासेस को कैलकुलेट, पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है, ऑस्मोटिक प्रेशर है।
पाई इक्वल टू CRT वाला, ये वाला टर्म आप लगाओगे। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है दे आर हेट्रोपॉलीमर, ठीक है, दैट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ हंड्रेड्स और एंड थाउजेंड्स ऑफ 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड, मतलब बहुत सारे अमीनो एसिड्स जुड़ जाते हैं आपस में, जस्ट लाइक 26 लेटर इन इंग्लिश मेक अ वर्ड, 26 लेटर से मिलाकर कोई वर्ड बनाओ, कोई सेंटेंस बनाओ, उसी तरह से आपका प्रोटीन बनता है। द अमीनो एसिड इन प्रोटीन्स आर लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, द पॉलीमेरिक चेन ऑफ अमीनो एसिड इज कॉल्ड एज पॉलीपेप्टाइड चेन। मतलब पेप्टाइड नॉर्मल हो गया, बहुत ज्यादा जब लंबी हो जाती है तो उसे हम क्या कहने लगते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन कहने लगते हैं। ठीक है, तो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड याद रखना, पॉलीपेप्टाइड चेन याद रखना। प्रोटीन के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी अलग अलग तरह के होते हैं। 3D स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, 3D कन्फर्मेशन बनाते हैं, और जितने मॉडिफिकेशन होते हैं उतना ज्यादा वो स्टेबल और एफिशिएंट होता जाता है। तो 4 तरह के स्ट्रक्चर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी। इस तरह से प्राइमरी देखो सिंपल स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी क्या हुआ, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हुआ, ठीक है, टर्सरी क्या हो गया, उसमें हेलिक्स दिखने लग गई, बीटा सीटेड दिखने लग गई, और ये क्या हो गया, क्वाटरनरी में ये 3D के फॉर्म में आ गया। तो ये 4 तरह के स्ट्रक्चर हैं। अगर हम इस चौथे वाले स्ट्रक्चर को, ठीक है, किसमें कन्वर्ट कर दें, फोर्थ वाले स्ट्रक्चर को फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दें, तो इसे ही कहते हैं डीनेचुरेशन, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, डीनेचुरेशन। ठीक है, उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर देना ही क्या है, डीनेचुरेशन है। ये देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में क्या कह रहे हैं, इज अ लिनियर चेन ऑफ एमिनो एसिड, लाइन होती है सिंपल सी, सिंपल सी क्या होती है, लाइन। जैसे यहाँ पर एलेनिन लगा, यहाँ पर थ्रियोनिन लगा, यहाँ सिस लगा, यहाँ टायर लगा, यहाँ ग्लू लगा, ये ग्लाई लगा, तो ये क्या है, देखो ये वाला ग्रुप है, ये लगा दिया NH2, ये वाला ग्रुप है, ये लगा दिया COOH। ठीक है, ये क्या है, इंसुलिन का स्ट्रक्चर है। इंसुलिन कैसे बना, जब एलेनिन, थ्रियोसिन, सिस्टीन और ये जो आपका टायर से जो भी है देख लेना, ग्लूकाजाइम या ग्लाइको जो भी है, यहाँ पर जब जुड़ते हैं तब बनता है इंसुलिन। ये आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया। ये C टर्मिनल है जो COOH है, और जो N टर्मिनल है वो NH2 है। बीच में देखो एक जैसे पेप्टाइड चेन बना दी, दिस इज द पेप्टाइड चेन। तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन है। इंसुलिन एक तरह की क्या है, प्रोटीन है। एमाइलोपेक्टिन आपने देखी थी, ये एमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर सारा बता ही चुका हूँ। ये सेलुलोज के बारे में। न्यूक्लिक एसिड जनरली देख लो, आई थिंक ये लास्ट ही है बस न्यूक्लिक एसिड के बारे में। विटामिन थोड़ी सी बहुत जल्दी खत्म हो गया, जस्ट अ सेकेंड। न्यूक्लिक एसिड भी इसमें थोड़ा सा एडवांस में लगा हुआ है, नॉर्मल है। न्यूक्लिक एसिड भी देखोगे, लेट मी चेक, स्क्रीन आ रहा है ना, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड देखो क्या है, न्यूक्लिक एसिड एक बायोपॉलीमर होते हैं, बायोपॉलीमर होते हैं जो लार्ज बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, एसेंशियल होते हैं ऑल नॉन फॉर्म ऑफ लाइफ। हमारे जितने भी लिविंग होंगे उनमें ये पाया जाएगा। द टर्म न्यूक्लिक एसिड इज द ओवरऑल नेम ऑफ DNA एंड RNA। DNA और RNA का ओवरऑल नेम क्या है, न्यूक्लिक एसिड। दैट मींस न्यूक्लिक एसिड के अंदर DNA होगा और RNA होगा। एक बात बहुत बता दूं, पहले से बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बीच में आपको डिफरेंस लिखना, डिफरेंस आपको आने चाहिए। They are composed of nucleotides which are the monomers made up of 3 components। मतलब जो न्यूक्लियोटाइड है वो 3 तरह से चीजों से मिलकर बनते हैं, 5 कार्बन शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजन बेस। इन 3 चीजों को मिला करके बनाएंगे तो न्यूक्लियोटाइड होंगे, और उनको आपस में मिलाएंगे तो वो न्यूक्लिक एसिड बन जाएंगे। If the sugar is a compound ribose, the polymer is RNA। If the sugar is derived from ribose as deoxyribose, the polymer is DNA। मतलब DNA के अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है और RNA के अंदर राइबोज शुगर होती है, इसलिए RNA का फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड और DNA का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो फुल फॉर्म भी याद रखना, ठीक है। DNA कंटेन करता है 4 तरह के बेस, AGCT। इनका मतलब क्या है, A फॉर एडेनिन, G फॉर गुआनिन, C फॉर साइटोसिन, T फॉर थायामीन, और RNA में होता है यूरेसिल। तो एक क्वेश्चन ये भी पाया जाता है, मिल जाता है कि DNA में क्या प्रेजेंट होता है और RNA में क्या प्रेजेंट होता है। तो DNA की बात करें तो DNA में एडेनिन होगा, गुआनिन होगा, साइटोसिन होगा और थायमिन होगा। RNA में क्या होगा, RNA में आपका
ठीक है, एडेनिन भी होगा, गुआनिन भी होगा, साइटोसिन भी होगा, लेकिन थायमीन नहीं होगा। थायमीन की जगह पे यूरेसिल आ जाएगा। तो ये बात आपको याद रखना पड़ेगा, आरएनए में यूरेसिल होता है, डीएनए में नहीं। डीएनए में एजीसीटी होता है, आरएनए में एजीसीयू होता है, एजीसीयू आरएनए में। ठीक है, स्ट्रक्चर्स नहीं पूछता इसके, सिर्फ आपको कॉम्बिनेशन याद रखना है। डिफरेंस लिखते टाइम डीएनए में क्या लिख दोगे, यूरेसिल इज नॉट प्रेजेंट। आरएनए में क्या लिख दोगे, यूरेसिल इज प्रेजेंट। डीएनए में क्या लिख दोगे, थायमीन इज प्रेजेंट। आरएनए में क्या लिख दोगे, थायमीन इज नॉट प्रेजेंट। ये स्ट्रक्चर है जनरली न्यूक्लिक एसिड का, इस तरह का। ये वाला तुम्हें नहीं पढ़ना है, ये वाला भी नहीं पढ़ना है। जनरली डीएनए का इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कहते हैं इसे, डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये 3 डैश और ये 5 डैश का होता है, ये भी नहीं याद रखना। आरएनए का स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया था, इस तरह का होता है, सिंगल स्ट्रैंडर्ड होता है, इस तरह का सिंगल स्ट्रैंडर्ड होता है। ये आरएनए है, ये आपका क्या है, डीएनए है। ठीक है, आरएनए में क्या होता है, एजीसीयू, और डीएनए में क्या हो जाता है, एजीसीटी। तो ये चीज आपको याद रखना है, पेयर्स याद रखने हैं, किसमें कौन प्रेजेंट रहते हैं। कैसे बनता है, तो माल्टोज से आप क्या कर सकते हो, हाइड्रोलाइज करा करके प्योर फॉर्म में ग्लूकोज बना सकते हो। बाकी चीजों में आप क्या करोगे, बाकी चीजों में आपको फ्रक्टोज यूनिट भी मिलेगी। तो ग्लूकोज का सबसे अच्छा मेथड क्या है, माल्टोज को माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या कर दो, हाइड्रोलाइज करा दो, तो आपको ग्लूकोज की 2 यूनिट मिल जाएंगी। ठीक है, 2 यूनिट मिल जाएंगी। विटामिन क्या है, विटामिन क्या है, सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो स्मॉल क्वांटिटी में हमारी डाइट के थ्रू हमें रिक्वायर्ड होते हैं। इनकी डिफिशियंसी से स्पेसिफिक डिसीज हो जाती हैं, जिन्हें हम इसलिए इन्हें हम विटामिन कहते हैं। स्पेसिफिक फंक्शन, बायोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ऑप्टिमम ग्रोथ रहती है, हेल्थ बनाता है ऑर्गेनिज्म का। विटामिन को डिजाइन किया गया है अल्फाबेट से, ए बी सी डी एक्सेट्रा, और कुछ को फर्दर नेम दिया गया है सब ग्रुप में, जैसे B1 B2 B6 B12। ठीक है, एक्सेस विटामिन अगर आ गई तो भी नुकसान है, कम हो गई तो भी नुकसान है। विटामिन पिल्स आती हैं, विटामिन पिल्स शुड नॉट बी टेकन विदाउट एडवाइस ऑफ डॉक्टर। कोई कह दे लो विटामिन की गोली खा लो, विटामिन सी की, तो नहीं खाना है जब तक आपकी डॉक्टर ना कह दें, क्योंकि ज्यादा हो गई तो वो भी हार्मफुल है, वो भी नुकसान करती है। ठीक है, क्लासिफिकेशन विटामिन 2 तरह की होती है, एक होती है फैट सॉल्युबल, एक होती है वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल सिर्फ बी ग्रुप विटामिन और विटामिन सी को कहते हैं, बी और सी को कहते हैं, ये वाटर सॉल्युबल होती है। ठीक है, ये वाटर सॉल्युबल होती हैं। बाकी ए डी ई के ये सारी की सारी फैट सॉल्युबल होती है। अब भी मुझे बताओ कौन से ग्रुप की विटामिन, फर्स्ट ग्रुप मान लेते हैं इसको, सेकंड ग्रुप मान लेते हैं, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, कौन से टाइप की विटामिन हमारे बॉडी में स्टोर्ड होंगी, बताओ कौन से टाइप की विटामिन, कौन से वाले ग्रुप की, फैट सॉल्युबल वाले की या वाटर सॉल्युबल वाले की, कौन से वाले की विटामिन हमारे बॉडी में स्टोर्ड होंगी। चलिए बताइए। वेरी गुड, फैट सॉल्युबल, क्योंकि वो हमारे बॉडी में फैट होता है ना, फैट स्टोर्ड होता है, एडिपोज टिश्यू के अंदर फैट स्टोर्ड होता है, उसके अंदर ये विटामिन स्टोर्ड हो जाएंगी और ये हमारी बॉडी में रहेंगी। जबकि वाटर सॉल्युबल लिखा भी है, मस्ट बी सप्लाइड रेगुलरली बिकॉज दे आर रेडिली एक्सर्टेड excreted by in urine and cannot be stored except विटामिन B12। विटामिन B12 के अलावा सारी क्या है, हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती हैं, सिर्फ वही विटामिन है जो हमारी बॉडी में स्टोर होती है। ठीक है, हाँ जी। पूर्वी भाई सारी तुम्हारी, बोलो। धोखे से हो गया सर वो। हाँ ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, धोखे से हो गया। विटामिन B12 का नेम भी आपको याद रखना है। विटामिन B12 में कौन सी मेटल होती है, कौन बताएगा। विटामिन B12 में कौन सी मेटल प्रेजेंट होती है, विच मेटल इज प्रेजेंट इन विटामिन B12, विच मेटल इज प्रेजेंट इन विटामिन B12। विटामिन B12 में कोबाल्ट मेटल होती है, बिकॉज उसका नाम ही क्या है, साइनोकोबालामीन, साइनोकोबालामीन। इनके तुम्हें ये जो केमिकल नेम है ना, केमिकल नेम भी याद रखने हैं, केमिकल नेम और उसके अंदर प्रेजेंट रहने, बहुत ये पूछा जाता है, केमिकल नेम आपको याद रखना है,
विटामिन का केमिकल नेम और उसके अंदर प्रेजेंट रहने वाली जनरली मेटल, अगर सबकी नहीं पता चल रही तो कुछ ही याद रख लो। क्लोरोफिल के अंदर याद रखना मैग्नीशियम पाया जाता है, क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम मेटल पाया जाता है। ये कुछ विटामिन से यहाँ दी गई हैं। विटामिन ए फिश लिवर ऑयल कैरेट्स बटर और मिल्क में पाई जाती है और इससे जीरोप्थेल्मिया डिसीज होती है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है। विटामिन बी1 जिसका नाम है थायामीन, पूछा गया है आपके एग्जाम में, ये ईस्ट मिल्क ग्रीन वेजिटेबल सेरल्स में पाया जाता है और इससे बेरी बेरी डिसीज होती है जिससे हमारी भूख मर जाती है और ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, सूखा रोग कह सकते हो थोड़ी देर के लिए। विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन होता है, मिल्क में, एग व्हाइट, लीवर में, किडनी में, इन सब में पाया जाता है। चिलोसिस होती है, डाइजेस्टिव और डिसऑर्डर्स होते हैं, बर्निंग सेंसेशन होता है हमारे स्किन में। बी6 जिसे पायरिडॉक्सिन कहते हैं, ये जो नाम लिखे हुए ना, जो नाम उसने खुद लिखे हुए हैं, इनको याद रखना है, ये एग्जाम में लाइन टू लाइन आते हैं। इससे कन्वर्जन होता है। B12 विटामिन B12 मीट फिश एग सब में पाया जाता है और इससे एनीमिया होता है, एनीमिया मतलब ब्लड की कमी। विटामिन सी स्कॉर्बिक एसिड होता है, साइट्रस फ्रूट्स में, आंवला में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पाया जाता है और इससे स्कर्वी डिसीज होती है। डिसीज याद रखना कौन सी विटामिन से कौन सी डिसीज होती है, जैसे विटामिन ए की याद रख लो, B1 की याद रख लो, विटामिन सी की याद रख लो, B12 की याद रख लो। विटामिन डी ये तो तुम्हें सबको पता है, धूप में बैठने से विटामिन डी मिलती है, फिश खाने से मिलती है, एग योक खाने से मिलती है। इससे रिकेट्स होता है, बोन डिफॉर्मिटीज होती है, हड्डियों को मजबूत करने के लिए कहा जाता है बच्चों को धूप में बैठाना चाहिए। ठीक है, तो मलेशिया किसमें होता है, जो सॉफ्ट बोन्स हो जाती हैं, जॉइंट पेन होने लगता है, बात रोग लग जाता है ना बड़ों को, वो वाला। विटामिन ई क्या है, विटामिन ई और विटामिन के भी पूछा गया है, विटामिन ई और विटामिन के भी पूछा गया है, याद रखना। वेजिटेबल ऑयल में, व्हीट जम ऑयल में, सनफ्लावर में पाया जाता है। इससे फ्रेगिलिटी ऑफ आरबीसी बढ़ती है इसकी कमी से और मस्कुलर वीकनेस आ जाती है। विटामिन के से क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग रुकती है। अच्छा, अनफर्टिलिटी किससे होती है, अनफर्टिलिटी किसकी वजह से होती है, बांझपन कह सकते हैं ना। हाँ, अनफर्टिलिटी किसकी वजह से होती है, तो याद रखना विटामिन क्या, विटामिन ई ही। ठीक है, विटामिन के से ब्लड क्लॉटिंग, विटामिन ई से अनफर्टिलिटी। ठीक है, तो ये था आज का जो मैंने समझाना था बायोमॉलिक्यूल में। मैंने इसमें कुछ चीजें नहीं ली हैं, उसको आप खुद से देखेंगे, खुद से तैयार करेंगे। इतनी चीजों को आज देख लीजिए, जो भी था मैंने आपको समझा दिया, लगभग कवर करा दिया है। एक बार गो थ्रू कर लो, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए उनको देख लो, जैसे डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन देख लो, डीएनए आरएनए में डिफरेंस देख लो, विटामिन के नेम देख लो, विटामिन के अंदर डिसीज कौन सी होगी वो देख लो, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, पेप्टाइड लिंकेज क्या होती है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होती है, अमीनो एसिड्स को एम्फोटेरिक क्यों कहते हैं, ज्यूटर आयन क्या होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक टॉपिक है, वो जनरली हमारे सबकी जो फिंगर है इनमें जो जो डिजाइन है या लाइंस है वो क्या है, सब में अलग अलग है, ऐसा नहीं कि सबकी एक जैसी होती है, सबकी अलग अलग होती है। तो इसकी वजह से क्राइम सीन में हेल्प मिलती है, मतलब इंडिविजुअलिटी मिलती है। डीएनए आपका क्या होता है, अलग अलग होता है, तो सबके फिंगरप्रिंट्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो इसके बारे में भी पढ़ देना, इतना जो है ये पढ़ के जाना। क्या क्या बताया, फिर से रिपीट कर देता हूँ। डीएनए आरएनए में डिफरेंस क्या है, ठीक है, प्रोटीन्स में जो डिफरेंस है ना, वो माइलोज है माइलोपेक्टिन में, ठीक है, सेलुलोज और स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन, ये दो चीज, ये डीएनए आरएनए में डिफरेंट हो गया। फिंगरप्रिंट पढ़ लेना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, ठीक है। विटामिन नेम, डिसीज, कार्बोहाइड्रेट के अंदर ग्लूकोज के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ के जाना, उससे कई बार इधर उधर चीजें हो जाती हैं। ये बाकी चीजें जो है ना ज्यादा बड़े नंबर पे नहीं आती, एक एक नंबर, दो दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो होपफुली हो गई क्लास ये आज की। ऑल द बेस्ट बायोमॉलिक्यूल के लिए। एक चैप्टर और कवर करा दिया है तुम्हारा, कौन सा, कोऑर्डिनेशन, लगभग कवर है, उसको देख लेना, दो हो गए। इसके बाद फिर बोर्ड डाल रहा हूँ, जो भी हो उसमें देख लेना एक बार, अभी भी टाइम है। फिलहाल मैं अभी पन्ना में हूँ, लेकिन एक दो दिन में ही निकलने वाला हूँ, तो मैं ये सिस्टम लेके जाऊंगा जितना भी पॉसिबल होगा। तो जो भी पॉसिबिलिटीज होंगी मैं नाइट में ही, नाइट शिफ्ट में ही कर पाऊंगा। जो भी हो बता देना, मैं करा दूंगा, न्यूमेरिकल्स भी करा दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय। और कुछ है, किसी को कुछ कहना है? इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, इसकी रिकॉर्डिंग है, आप 2x पे देख लेना, एक बार और गो थ्रू हो जाओगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।